हेलो स्टूडेंट, मैं मीनू सामंत। आज हम यूजी सेमेस्टर 5 के प्रोग्राम पेपर के अंतर्गत अरस्तू के राज्य संबंधी अवधारणा पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम राज्य के स्वरूप, उसकी विशेषताओं, उद्देश्य एवं कार्यों को देखेंगे। अरस्तू अरस्तू को प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक तथा राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। अरस्तू का जन्म 384 ईसा पूर्व स्टेगिरा नामक स्थान में हुआ। उसके पिता एक राजवैद्य थे, जिस वजह से अरस्तू में भी औषधि चिकित्सा के प्रति एक रुचि थी। इसलिए 18 वर्ष की आयु में वह एथेंस आकर प्लेटो के शिक्षण संस्थान एकेडमी में प्रवेश लिया और 25 वर्ष की आयु तक विद्या अध्ययन किया। गुरु प्लेटो की मृत्यु के बाद उसकी इच्छा एकेडमी के प्रधान बनने की थी, परंतु एक विदेशी होने के कारण उसे वह पद नहीं दिया गया, जिससे अरस्तू को निराशा हुई और उसने एथेंस छोड़ दिया और कई वर्षों तक हर्मीस राजा के दरबार में रहते राजनीतिक, अर्थशास्त्र तथा राजतंत्र का क्रियात्मक अनुभव प्राप्त किया। 346 ईसा पूर्व में उसे मकदूनिया के राजकुमार सिकंदर का भार सौंपा गया। सिकंदर के शिक्षा का भार सौंपा गया, जिसमें उसने 6 वर्ष तक उसे शिक्षा प्रदान की और जब सिकंदर विश्व भ्रमण के लिए निकला तो वह वापस एथेंस आ गया, जहां उसने लीसियम नामक निजी शिक्षण संस्था की स्थापना की और 12 वर्ष तक वहां का प्रधान रहने के बाद सिकंदर की मृत्यु तथा एथेंस में विरोधी सत्ता के शासन होने से अपनी जान बचाने के लिए उसे भागना पड़ा और इस तरह 62 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। ये थे अरस्तू का जीवन परिचय। अरस्तू की रचनाएं। अरस्तू ने अपनी रचनाएं प्लेटो की तरह संवाद शैली में ना लिखकर निबंधात्मक शैली में लिखी है, अर्थात वो बातचीत का आधार ना होकर के क्या है, निबंध के रूप में लिखा गया है। अरस्तू के ग्रंथों को लगभग 400 के आसपास माना जाता है तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा इसे 12 भागों में प्रकाशित किया है, जिसमें पहला हम देखते हैं पॉलिटिक्स, जो कि अरस्तू की विश्व प्रसिद्ध रचना है, जो व्यवहारिक व यथार्थवादी विचारों से ओतप्रोत मानी जाती है। दूसरा है ऑन द सोल, जो कि अरस्तू द्वारा पुनर्जन्म सिद्धांतों को अस्वीकार किया है। थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशंस, जिसमें अरस्तू द्वारा 150 देशों के संविधानों का तुलनात्मक वर्णन किया है। तो इनमें मुख्यतः हम पॉलिटिक्स और द कॉन्स्टिट्यूशन को मुख्य रूप से जानते हैं। अरस्तू की राज्य संबंधी अवधारणा, जिसके अंतर्गत हम राज्य की उत्पत्ति और उसके विकास को जानेंगे। अरस्तू के अनुसार मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य मनुष्य की सामाजिकता का ही परिणाम है। चूंकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, जिसकी मूल प्रवृत्तियों एवं कुछ विशेष उद्देश्य है, जिसके लिए वो अनेक स्थितियों से गुजरकर अपना पूर्ण विकास कर लेता है। तो इस प्रकार मनुष्य विवाह पद्धति के आधार पर अपनी पहली सामाजिक संस्था कुटुंब की स्थापना करता है, जिसमें पति पत्नी, पुत्र और दास साथ में रहते हैं, जिसमें कुटुंब का स्वामी शासक के रूप में कार्य करता है और यह स्वाभाविक समुदाय है, क्योंकि यह संतान उत्पत्ति और सुरक्षा की आवश्यकता को पूरा करता है। इस प्रकार एक कुटुंब की स्थापना होती है, एक परिवार की स्थापना होती है। लेकिन मनुष्य की भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकता और भी होती है, तो इसलिए कुछ कुटुंब मिलकर गांव का निर्माण करते हैं, जिसमें व्यक्ति पारस्परिक झगड़े और जो सामूहिक जीवन व्यतीत करने का प्रबंध किया जाता है, जैसे कोई उत्सव व त्यौहार आदि। लेकिन ग्राम भी व्यक्ति के भौतिक, बौद्धिक, नैतिक आवश्यकताएं पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार ग्रामों के सम्मिलन से नगर राज्य का निर्माण होता है, जिसमें राज्य द्वारा सुरक्षा, न्याय ग्रामों की तुलना में अच्छे से हो पाती है और व्यक्ति बौद्धिक एवं नैतिक
शक्तियों को भी अच्छे से विकसित कर लेता है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि नगर राज्य द्वारा क्या हो रहा है, व्यक्तियों का अंतिम और पूर्णतया समुदाय बन जाता है। तो अरस्तु द्वारा राज्य की उत्पत्ति में हम देख पाते हैं कि विकासवादी सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, जिसमें प्रथम चरण यानी कुटुंब यानी परिवार को रखा गया है। वहीं अंतिम चरण में, दूसरे चरण में हम ग्राम को देखते हैं तथा अंतिम चरण में राज्य का निर्माण होता है, और जहां व्यक्ति का क्या होता है, राज्य के द्वारा सर्वांगीण विकास होता है। राज्य के स्वरूप व विशेषताएं, जिसमें पहला है राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। अरस्तु का विश्वास है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। व्यक्ति राज्य से अलग रह करके अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि राज्य परिवार का ही एक वृहत रूप होने के कारण क्या है, यह वैसे ही स्वाभाविक है जैसे परिवार। व्यक्ति अपने विकास का कार्य क्या हो रहा है, परिवार से प्रारंभ करता है और उसकी पूर्ण सिद्धि कहाँ हो रही है, राज्य के द्वारा हो रही है। तो इस तरह राज्य सामाजिक जीवन के विकास का एक अंतिम व्यवस्था माना गया है। दूसरा है राज्य सर्वोच्च समुदाय। परिवार, ग्राम और राज्य ये सभी क्या है, विभिन्न प्रकार के समुदाय है। तो प्रत्येक समुदाय की स्थापना किसी न किसी क्या हो रहा, उसका उद्देश्य किसी न किसी अच्छाई को प्राप्त करना होता है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि राज्य का उद्देश्य क्या है, सर्वोच्च अच्छाई को प्राप्त करना है। तो हम कह सकते हैं कि राज्य समुदायों का बस समुदाय मात्र नहीं है, वरन क्या है, वो एक सर्वोच्च समुदाय है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, राज्य का स्वरूप जैविक है। तो अरस्तु द्वारा राज्य का स्वरूप को क्या माना गया है, जैविक माना गया है, जिसमें जैसे हम लोग जान रहे हैं कि राज्य विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर के बना है, वैसे ही मानव शरीर के जो समस्त अंग है वो क्या होता है, मानव जीवन पर ही निर्भर करते हैं। तो इसी प्रकार हम व्यक्ति और समुदाय को देख सकते हैं, जिसमें व्यक्ति क्या हो रहा है या समुदाय क्या हो रहा है, राज्य की जीवन देने वाली शक्ति के कारण वे सब अस्तित्व में है। अगर राज्य नहीं रहेगा तो क्या हो रहा है, उनका विनाश हो जाएगा। तो इस तरह व्यक्ति राज्य के सदस्य के रूप में ही, राज्य में ही रह करके अपना विकास कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है आपका, राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। इस पर अरस्तु यह विचार करते हुए कहता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। ऐसा कहने में उसका तात्पर्य यह नहीं है कि ऐतिहासिक दृष्टि से क्या हो रहा है, पहले राज्य आया। उसका कहने का क्या अभिप्राय होता है कि मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले ही हो चुका है। यह कैसे हुआ है, इस संबंध में वो कहता है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है और व्यक्ति क्या है, केवल एक तत्व है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पूर्णता पहले होता है, पहले आती है, उसके बाद क्या होता है, अंग। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है। तो यद्यपि काल की दृष्टि से व्यक्ति, परिवार, गांव, राज्य पूर्ववर्ती हो रही है, मगर महत्व की दृष्टि से राज्य का स्थान प्रथम है। फिफ्थ पॉइंट है, राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। इसके अंतर्गत अरस्तु अपने विचार में कहता है कि राज्य सभी वस्तुओं के विषय में आत्मनिर्भरता की क्या है, पराकाष्ठा तक पहुंच चुका है। उसके अनुसार सभी आवश्यकताएं क्या हो रहा है, राज्य के द्वारा ही पूरा कर लिया जाता है। परिवार व ग्राम द्वारा व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति क्या होता है, आंशिक रूप से ही हो सकती है, लेकिन राज्य ही एकमात्र ऐसा संगठन होता है जो पूर्ण रूप से पूर्ति कर सकता है। तो इसलिए राज्य एक तरह से क्या हो रहा है, वो आत्मनिर्भर संगठन के रूप में जाना जा रहा है। ये थे राज्य के स्वरूप व उसकी विशेषताएं।
अब देखते हैं हम राज्य के उद्देश्य एवं कार्य। राज्य का उद्देश्य क्या हो रहा है? सर्वोच्च हित को पूरा करना। राज्य सभी समुदायों में क्या हो रहा है? सर्वोच्च हो रहा है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि राज्य का उद्देश्य सर्वोच्च हित पूरा करना उसका मेन उद्देश्य हो गया है। और वह सर्वोच्च हित क्या है? सर्वोत्तम जीवन की प्राप्ति। तो सर्वोत्तम जीवन का विकास चूंकि क्या है? राज्य का ही उद्देश्य है, और राज्य इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करता है? कार्य करता है। और तो इस तरह अरस्तु राज्य का जो उद्देश्य और कार्य है उसको सकारात्मक रूप से दिखाया है, और कहता है कि राज्य का उद्देश्य केवल सुरक्षा या बुरे कार्यों को रोकना नहीं है, सुरक्षा सिर्फ प्रदान करना नहीं है, वरन क्या है? व्यक्ति के नैतिकता एवं सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ाना भी है। यानी व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, सद्गुणी बनाना है, व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करना है। ये सब क्या है? राज्य के कार्य है। तो ये थे आपके अरस्तु, उसके राज्य संबंधी अवधारणा। धन्यवाद।